सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित पाठ ततारा एवं वामीरो कथा को पढ़ेंगे। ततारा एवं वामीरो कथा के लेखक लीलाधर मंडलोई हैं, जिन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से दो प्रेमी युगल की कथा को इस पाठ में प्रदर्शित किया है। तो आइए पाठ पढ़ कर के ही जानते हैं इस कथा के बारे में, ततारा और वामीरो के। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ को प्रारंभ करने के पहले हम लोग लेखक का परिचय जान लेते हैं, सामान्य परिचय। तो मैंने आपको बताया कि ततारा वामीरो कथा के लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। लीलाधर मंडलोई का जन्म सन 1954 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुढ़ी में, सन 1954 ईस्वी की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। लीलाधर मंडलोई की शिक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ हुई? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और रायपुर शहर में। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए ये 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। प्रसारण की उच्च शिक्षा, चूँकि ये रेडियो, टेलीविज़न प्रसारण इत्यादि से जुड़े व्यक्ति थे, इसलिए 1987 ईस्वी में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से इन्हें बुलावा आया, इन्हें आमंत्रित किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के ये महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं वर्तमान समय में, लीलाधर मंडलोई जी। तो ये तो सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पाठ प्रवेश को भी देख लेते हैं कि पाठ प्रवेश के अंतर्गत आप जान लीजिए कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सभ्यता हमारी जितनी पुरानी होती है ना, उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी हमको सुनने को मिलते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं, पर इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान जिसको लिखा गया है, यही अंडमान है वर्तमान का ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। क्योंकि यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में है, इसलिए लेखक वहाँ के किस्से कहानियों की चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। यानी यह पाठ जो ततारा वामीरो कथा पाठ है, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित कहानी या कथा है। उक्त द्वीप यानी इस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। यानी आपसी दुश्मनी यहाँ जो थी वो चरम पर थी। यानी बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से विद्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, शत्रुता का भाव रखते थे। इसी विद्वेष यानी ईर्ष्या और जलन को समाप्त करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। एक युगल मतलब एक नौजवान प्रेमी प्रेमिका को अपना बलिदान देना पड़ा। किस लिए? क्योंकि आपसी जो ईर्ष्या थी, शत्रुता थी, उसे समाप्त करने के लिए। उसी युगल के बलिदान की कथा आपको इस पाठ में बताई गई है। अब हम लोग मूल पाठ आरंभ करते हैं। ततारा वामीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान।
लेखक लीलाधर मंडलोई जी बताते हैं कि अंडमान द्वीप समूह का जो अंतिम और सबसे दक्षिणी द्वीप है, यानी हमारे देश में आप अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी के तरफ आपको मिलेगा, यानी भारत के पूर्वी तरफ, पूरब की तरफ आपको मिलेगा। तो उसमें भी जो अंडमान द्वीप समूह का अंतिम और दक्षिणी सबसे द्वीप है उसे हम क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान कहते हैं। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, यानी ये लिटिल अंडमान के बाद ही निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला जो है वो आरंभ होती है। जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। यही जो निकोबारी जनजाति है, यानी वहाँ की जो ट्राइब्स है ना, उसका बहुत प्राचीन संस्कृति का यह केंद्र भी है। निकोबार द्वीप समूह का पहला मुख्य द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, यानी 96 किलोमीटर दूर है। लेखक बताते हैं कि निकोबार द्वीप समूह का जो पहला प्रमुख द्वीप है, मतलब मेन जो पहला द्वीप है वो कौन सा है, कार निकोबार। और ये कहाँ है कि अंडमान से लगभग 96 किलोमीटर दूर है, यानी 96 किमी की डिस्टेंस पर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। निकोबारियों का मतलब निकोबार के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो कार निकोबार और ये लिटिल अंडमान, ये दोनों जो थे पहले प्राचीन समय में एक ही थे। इसके विभक्त होने के एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। लोगों का मानना था कि पहले कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों क्या था, एक था। किसी कारण से यह अलग हो गया। वह कारण क्या था, वह एक लोक कथा में आज भी बताया जाता है, यानी लोगों के द्वारा ऐसा आज भी सुनने को मिलता है कि किस कारण से कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों अलग हुए। तो आइए उस कथा को, उस कहानी को जानते हैं कि सदियों पूर्व, अब ध्यान से आप सुनिएगा इस कथा को, इस कहानी को, कि कैसे दोनों अलग हुए। सदियों पूर्व यानी सैकड़ों वर्ष पूर्व, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। लेखक लिखते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव हुआ करता था ना। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, और उस गांव में क्या करता था कि एक शक्तिशाली और सुंदर युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। उसका क्या नाम था, ततारा। यानी जब अंडमान और निकोबार एक हुआ करते थे, तब वहाँ पर एक गांव था, और उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। निकोबार के जो लोग थे वो उस युवक से यानी ततारा से बहुत ही प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक मतलब अच्छा, और मददगार मतलब दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। वह हर किसी की सहायता करता था, ठीक है। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह हमेशा जब कभी लोग उसे याद करते थे, उसी समय वह दूसरों की सहायता के लिए, मदद के लिए तत्पर रहता था, यानी तैयार रहता था। कभी किसी को ना नहीं करता था और भरसक सबकी मदद किया करता था। अपने गांव वालों
की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। वह केवल अपनी ही नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की जो सेवा करना वो अपना क्या समझता था, कर्तव्य समझता था। यानी पूरे जो द्वीप के निवासी थे, द्वीप के लोग थे, सबकी वह सेवा करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। यानी इसी कारण से, क्योंकि वो सबकी मदद करता था, सबकी सेवा करता था, तो वह काफ़ी चर्चित हो चुका था। सभी लोग उसकी चर्चा करते थे, सभी उसका साथ ही साथ आदर भी करते थे, सम्मान करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जिस किसी को कोई मुसीबत आ जाती यानी कष्ट में आता तो वह उस समय ततारा को याद करता तो ततारा भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। यानी तुरंत ततारा वहाँ पहुँच जाता और लोगों की मदद करता था। ऐसा था ततारा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। और जब कोई किसी के यहाँ पर्व होता था, त्योहार होता था, तो सभी लोग ततारा को विशेष रूप से क्या करते थे, अपने यहाँ बुलाते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उसका जो व्यक्तित्व था वो आकर्षक था, यानी सभी को अपनी ओर खींचता था। साथ ही उसके अंदर जो अपनापन का भाव था, आत्मीय स्वभाव मतलब अपनेपन का जो स्वभाव था, उसके कारण सभी लोग उसे अपने पास रखना चाहते थे या सब लोग उसके करीब स्वयं रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। यानी ततारा की एक और जो विशेषता थी वो क्या थी कि जो पारंपरिक यानी जो लोग जनजातीय लोग जैसे कपड़े पहनते हैं उस तरह से वह कपड़े तो पहनता ही था, साथ ही साथ अपनी कमर में वह एक लकड़ी की तलवार भी लिए रहता था। तलवार उसकी आज के तरह लोहे की नहीं होती थी, बल्कि किस चीज़ की होती थी, लकड़ी की होती थी, जिसे वह हमेशा अपने कमर में बांधे रखता था। लोगों का मत था, लोग ऐसा मानते थे कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोग ऐसा मानते थे कि वह तलवार हालांकि लकड़ी की थी, लेकिन फिर भी उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था। कभी भी ततारा अपनी उस तलवार को अपने से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता और वह किसी दूसरे पर उसका प्रयोग भी नहीं करता था। ऐसा नहीं कि उसके पास तलवार थी तो वह दूसरों को सताया करे या उन्हें मारा पीटा करे, ऐसा वह कभी नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार के अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लेकिन जो उसके साहसिक कारनामे थे, जो लोगों के बीच चर्चा का कारण हुआ करते थे, उसके कारण लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति है। तलवार की एक विलक्षण रहस्य थी। तलवार का जो रहस्य था वो क्या था, एक विलक्षण रहस्य जो था वो लोग बताते हैं कि एक शाम ततारा दिन भर के ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। लोग ततारा की तलवार को एक विलक्षण मानते थे। इस तरह से लोगों की नज़र में उसकी तलवार क्या थी, एक रहस्य थी ना, सीक्रेट था। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। लीलाधर मंडलोई जी लिखते हैं कि एक शाम की बात है कि ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने
पड़ा। एक दिन शाम की बात है कि ततारा दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे शाम के समय निकल पड़ा टहलने के लिए। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था और सूरज डूबने वाला था, यानी शाम ढलने वाली थी और रात होने वाली थी। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयार मतलब हवा। समुद्र की ओर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सनह सनह, सनह सनह मतलब धीरे धीरे, सनह सनह मतलब धीरे धीरे, क्षीण मतलब कमजोर हो रही थी, यानी धीरे धीरे पक्षियों की जो चहचहाहट थी वह भी कम होती चली जा रही थी। उसका मन शांत था। ततारा का मन बिल्कुल शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। विचार मग्न मतलब विचार में डूबा हुआ। विचार मग्न मतलब विचार में डूबा हुआ जो ततारा था वो समुद्र के किनारे बालू पर बैठ करके समुद्र पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी उसे निहार रहा था। निहारना मतलब देखना। उसे लगातार देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। तभी अचानक उसे पास से ही कहीं एक मीठा गीत सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो और ऐसा लग रहा था कि गीत मानो उसी की ओर आ रहा हो, अर्थात जो गाने वाला है वो उसके करीब आ रहा हो, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता और बीच बीच में चूंकि समुद्र की लहरें उठती रहती हैं ना, तो उसकी भी एक आवाज़ आती है। तो बीच बीच में उसे समुद्र की लहरों का वह जो संगीत है, आवाज़ है, वह भी सुनाई दे रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। वह गायन इतना प्रभावी था, इतना अच्छा था कि धीरे धीरे ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा मतलब एकाग्रता। जो एकाग्र होकर के बिल्कुल शांत और एकाग्र होकर के वो क्या कर रहा था, समुद्र की लहरों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को निहार रहा था, देख रहा था। अचानक उसकी जो एकाग्रता थी वह क्या हुई, भंग हुई ना। उसका कंसंट्रेशन टूटा। जो कंसंट्रेट होकर के एकाग्र होकर के वो देख रहा था वो उसका एकाएक भंग हो गया। चैतन्य होते ही जैसे ही उसे थोड़ा सा चेतना आई वह इधर उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी वह आवाज़ क्या कर रही थी, आ रही थी। उस आवाज़ की ओर वह बढ़ने के लिए विवश हो गया। जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे, बह रहे थे, वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। वह विकल सा यानी व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, विकल का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन। वह बेचैन होकर के उस ओर चलता चला गया जिधर से आवाज़ आ रही थी, जिधर से गीत उसे सुनाई दे रहा था। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी और अंततः जब वह काफ़ी आगे चला गया तो उसकी निगाह एक युवती पर पड़ी। युवती का मतलब एक नौजवान स्त्री लड़की पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। एकाएक ततारा की नज़र जब उस युवती पर पड़ी तो उसने देखा कि वह क्या कर रही है कि एकटक समुद्र की लहरों को निहार रही है, उसके डूबते हुए रंग को देख रही है और बड़े ही अच्छे सुरीले अंदाज में गीत गा रही थी। यह गीत क्या था,
एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा था। वह युवती भी उस गीत में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कोई एक अजनबी युवक लड़का लगातार उसे देख रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। तभी समुद्र की एकाएक एक ऊंची सी लहर आई और उस स्त्री को भिगो गई, यानी उस लहर ने उसे भिगा दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई और जब पानी उसके ऊपर पड़ा तो हड़बड़ाहट के कारण वह गाना भूल गई, यानी उसने अपना गाना बंद कर दिया। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। इसके पहले कि वह थोड़ी सी सामान्य नॉर्मल होती, तभी उसे एक आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ क्या थी कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। ततारा ने तभी, चूंकि वो पानी से भीगने के कारण गाना बंद कर चुकी थी, इसलिए ततारा ने कहा कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देख करके वह विस्मित हो उठी। विस्मित मतलब अचंभित हो उठी एक तरह से न, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं था कि यहाँ कोई आ सकता है। तो वह अचानक आश्चर्यचकित हुई उस युवक को देख करके, जिसका नाम ततारा था। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। उस युवती के अंदर भी एक कोमल भावना यानी प्रेमपूर्ण भावना का संचार हुआ, किंतु उसने अपने आप को संभालते हुए, संयत करना मतलब संभालना, संयत करते हुए बेरुखी के साथ यानी रूखेपन के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? उसने क्या कहा कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? उसने उस युवक जिसका नाम ततारा था उससे पूछा कि पहले बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों घूर रहे हो? और इस बिना मतलब के प्रश्न का, असंगत मतलब बिना मतलब के प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। उस युवती ने कहा कि मैं अपने गांव के युवकों के अलावा किसी और के प्रश्नों का उत्तर दूं, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह तुम भी जानते हो। उसने कहा कि ये तुम भी जानते हो कि ऐसा हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि हम किसी के उत्तर दें या न दें, ये हमारी मर्जी है। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। ततारा भी उसे देख करके, उसके गीत को सुन करके मानो अपनी जो सुध-बुध थी, होश हवास खो बैठा था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। उसने जवाब नहीं दिया बल्कि फिर से वही प्रश्न ततारा ने किया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? उसने क्या प्रश्न किया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? दोबारा से ततारा ने क्या पूछा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। उसने कहा कि तुम गाओ और अपना गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। उसने उस युवती की बड़ाई की और कहा कि सचमुच तुमने जो कंठ पाया है, गला पाया है, वह बहुत ही सुरीला है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। युवती ने कहा कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, तुम तो प्रश्न ही पूछे जा रहे हो। सच बताओ तुम कौन हो? पहले तुम ये बताओ सच में कि तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। उसने कहा कि लपाती गांव में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यानी वह युवती किस गांव की रहने वाली थी?
लपाती नाम के गांव की रहने वाली थी। ततारा मानो सम्मोहित था। ततारा मानो उस पर मुग्ध था, सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। वह तो केवल उसे देखे जा रहा था। उसे पुनः विनय की। उसने फिर से उससे निवेदन किया, विनय किया, रिक्वेस्ट किया, क्या कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ न। वह फिर कह रहा था कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, क्यों रोक दिया, गाओ न। युवती झुंझला उठी। यह सुन करके वह युवती क्या की, झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, और फिर एक बार उसने लगभग डांटते हुए कहा कि ढीठता की हद है, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? उसने डांटते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम कभी लपाती गांव में दिखे नहीं, और तुम हो कि एक ही बात रटे जा रहे हो कि गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? क्या तुम्हें इस गांव का नियम मालूम नहीं है कि इस गांव में क्या नियम है? इतना बोल करके वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। इतना कह करके वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। जब वह जाने लगी तब ततारा को ऐसा लगा कि जैसे कुछ होश आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, और वह दौड़ करके उसके आगे आ गया और उसका रास्ता रोक करके उससे गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा। क्या कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। ततारा ने कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, यह पहली बार हुआ है मेरे जीवन में कि मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। तुमको देख करके मेरा होश खो गया था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने कहा कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस एक बार अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती की चेहरे पर केंद्रित थी। ततारा की जो आंखें थी वह अब भी उस सुंदर युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी उसकी चेहरे की ओर वह देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ततारा के चेहरे पर जो थी वो सच्ची विनय थी। वास्तव में वह के उसका नाम जानने के लिए उत्सुक था, आकुल था। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कान में पहुंची। तभी उस युवती ने एक मीठे स्वर में कहा, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। ततारा ने फिर उसके नाम को दोहराया कि वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। जब ततारा ने उस युवती से उसका नाम पूछ लिया और युवती ने उसे अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम वामीरो है, तब ततारा ने फिर उससे पूछा और याचना भरे शब्दों में कहा कि कल भी तुम आओगी यहाँ न? अब आगे की कहानी हम लोग अगले भाग में जानेंगे कि क्या ततारा के कहने पर वामीरो फिर अगले दिन वहाँ आती है या नहीं आती है, और आती है तो फिर दोनों के बीच क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे की कहानी हम लोग अगले भाग में जानेंगे, दूसरे भाग।